बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, आज जो नावल मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक शॉर्ट नावल है। उसका नाम है मोहब्बत मान होती है और राइटर का नाम है तहनीत अब्दुर्रहमान। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वा, बहरोज़ ने सख्त नज़रों से देखते हुए पुकारा, कितनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ, किन फजूल कामों में मसरूफ़ हो तुम? उसका लहजा और अंदाज दोनों नागवारी लिए हुए थे। फरीदा बेगम ने किचन के दरवाजे में एस्तादा बेटे के बिगड़े तेवर देखे तो लपक कर बहू के करीब आई। छोड़ो बेटी, मैं देख लेती हूँ इन्हें, तुम जाओ बहरोज़ की बात सुनो जाकर। उन्होंने आगे बढ़कर नलका बंद कर दिया। जी अम्मी। पूर्वा ने सादतमंदी के साथ फ़ौरन ही हाथ में पकड़ा गिलास वापस सिंक में रखा और टावल से हाथ पोंछकर दरवाजे की तरफ देखा तो बहरोज़ जा चुका था। गहरा सांस भरकर सास की तरफ देखा। अंदाज लो कर लो गल वाला था। हालांकि बहरोज़ ने महज एक आवाज़ ही दी थी इसे, मगर अब जनाबे आली खफा होने का सिग्नल देकर जा चुके थे। वो तो उसे सोता समझकर कुछ देर कबल ही किचन में आई थी ताकि अम्मी जी का हाथ बटाकर उनकी कुछ मदद ही कर दे। बेचारी अकेली ही सुबह से काम में लगी हुई थी। आज छुट्टी का दिन था। अलीज़ा ने रात को फ़ोन करके लंच हमारे साथ करने का अंदिया दिया था, लिहाजा मामूल से थोड़ा ज़्यादा एहतमाम था। दामाद भी आ रहा था। यही वजह थी कि फरीदा बेगम को जल्द अज जल्द काम निपटाने की फ़िक्र थी। इसीलिए उन्होंने बावजूद बहरोज़ की घर में मौजूदगी के उसको बर्तन धोने के लिए मना नहीं किया था। बेटे के मिजाज को बखूबी जानती तो थीं, मगर आज सुबह से जारी मुशक्क़त ने थकाया भी बहुत था। उसकी मदद बर वक्त तो बजा थी, सो चुप रहीं। वैसे अम्मी जी, ये बहरोज़ को पता कैसे चल जाता है कि मैं किचन में आई हुई हूँ? कहीं कोई कैमरा तो फिट नहीं करवा लिया उन्होंने? पूर्वा ने सास के थके थके चेहरे पर उदासी देखकर कदरे शोखी से कहा। क्या खबर? वो भी फीकी मुस्कुराहट सजाकर बोली, वैसे तुम ख्याल रखा करो इसका। वो घर में हो तो उसे कंपनी दिया करो बेटी। ख्वामख्वाह की बदमज़गी का फ़ायदा। जाओ जाकर उसका मूड ठीक करो अलीज़ा के आने तक, कहीं दानियाल के सामने कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। जाओ चंदा। अब वो नहायत नरमी से उसे समझा बुझाकर किचन से जाने का कह रही थी। जी अम्मी जी, जा रही हूँ। पूर्वा को भी बर वक्त ही मौके की नज़ाकत का एहसास हो गया था, सो वो बाकी बातें बाद पर बर्खास्त करके कमरे की तरफ बढ़ गई। कोई सुने तो शायद अपने कानों पर यकीन ना आए, और अगर जो कोई देख भी ले तो आंखों देखा धोखा ही लगे। मगर किस्मत की तहरीर तो अनमिट हुआ करती है, चाहे गलत को सही ही क्यों ना कहा जा रहा हो। फरीदा बेगम के साथ भी किस्मत की ये अनहोनी ही हो रही थी। पहले बड़ा बेटा और अब छोटा बेटा। बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलना अपना फ़र्ज़ ऐन समझ रहा था। माँ का एहसास करना और उनके होने का एतराफ़ करना उसने भी कभी काबिल एतना ना जाना था। अपना सिक्का ही खोटा हो तो गैर से क्या लेना देना। उनके बेटों ने ही शादी के बाद बहुओं का किरदार अदा किया था, तो फिर भला पराई बेटियों में क्या ऐब टांगती। उनके अपने सगे बेटों ने भी सोतेलेपन का चोला पहन लिया था, तो फिर वो किस मुंह से बहुओं की बेरुखी का शिकवा करती। खुदा जाने कि मुझे किन गुनाहों का तावान भरना पड़ रहा है। मैंने तो अपने लिए अच्छा ही बोया था, फिर ये कैसी फसल काट रही हूँ। बबोल बो कर गुलाब उगने की तमन्ना तो अबस होती है, मगर ये गुलाब बोने पर बबोल क्यों कर उगाए हैं? आबला पाई के सफ़र का इतना करबनाक अंजाम। या रब, मेरे नाकर्दा गुनाह माफ़ फरमा, मुझे अपनी अमान में रख। मैं आपकी नाचीज़ कमज़ोर सी बंदी इस उम्र में आकर ये रुसवाई नहीं सह पा रही हूँ। जवानी तो हर जुल्म सहकर किसी ना किसी तरह बिता दी, मगर अब ताकत का ख़जाना ख़त्म हो गया है शायद, तभी तिनका भी तीर बनकर लग रहा है। या अल्लाह, मुझे सब्र की तौफीक अता कर, सहने का हौसला बख्श। वो पूर्वा के किचन से निकलते ही ठंडी आह भरकर जलती सोचों से अपना दिलो दिमाग झुलसाने लगी। साथ साथ हाथ भी हरकत में थे और आंखें भी रिम झिम बरस रही थीं। ठंडी आहें तो गोया लबों पर ठहर सी गई थीं। अम्मी जान, हम आ गए। अचानक ही अलीज़ा ने आकर उनकी गर्दन में बाजू हमायल कर दिए तो वो चौंक गईं। जल्दी से छुरी रखकर चेहरा साफ किया। अरे तुम दोनों के लिए दरवाज़ा किसने खोला? मुझे तो काम में पता ना चला। उन्होंने दुपट्टे के कोने से हाथ पोंछकर उसे गले लगाया। अब्बू जानी ने गेट खोला, वो बाहर लॉन में ही बैठे थे ना। अरे ये देखो मेरे अंधे होश। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं ही तो उन्हें
लॉन में बिठा कर आई थी, कामों में उलझकर जहन से ही निकल गया। अब कहाँ हैं तुम्हारे अब्बू? दानियाल और वो लाउंज में आकर बैठे हैं। बच्चों ने आते ही कार्टून लगा लिया था। अलीज़ा ने माँ को तफसील बताई। अच्छा, मैं भी कहूँ बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रहीं, आते ही कार्टून के साथ चिपक गए शरीर। उन्होंने जल्दी जल्दी बखेड़ा समेटना शुरू कर दिया। वैसे ये कार्टून भी गनीमत ही हैं, कम अज़ कम बच्चों को एक जगह टिका कर बिठाने का काम तो करते हैं। अम्मी लाएं, बाकी का काम मैं देख लेती हूँ, आप भी जाकर लाउंज में बैठें, उसने माँ के हाथ से कपड़ा लेते हुए कहा। पहले नहाकर फ्रेश हो जाएं, फिर। अलीज़ा ने माँ की पसीनों में नहाई हालत देखकर दुखी दिल से उनके हाथ थाम लिए। इतना एहतमाम करने की क्या ज़रूरत थी भला? मैं कौन सा मेहमान हूँ? बेटियाँ पहले भी मेहमान होती हैं और बाद में भी। बस फ़र्क ये है अलीज़ा कि अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, बहुत कमज़ोर। मेज़बानी करना मुशक्क़त में डाल देता है, वरना मैंने तो कोई ज़्यादा एहतमाम तो नहीं किया। और फिर दानियाल कितने अरसे बाद खाने पर आया है, तुमसे ज़्यादा उसका ख्याल था। वो थके थके अंदाज में बोल कर मुड़ गईं। बेटी की आंखों में तैरते सवालों के साहिल उन्हें खुद नहीं मालूम थे तो उसे क्या पता देती। तभी नज़रें चुराती किचन से निकल आईं। अलीज़ा ने भी गहरा सांस भरकर माँ के दुख को अपने सीने की गहराई में धकेल दिया और डुबडुबाई आंखों से एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे पर डाली, मगर अगले ही पल दिल जलाती सोचों को झटक कर काम की तरफ मतवज्जा हो गई। जब हासिल जमा का पहले से ही इल्म है तो फिर क्या फ़ायदा इस हिसाब किताब का जो दिल भी जलाए और एहसास को भी कुरलाए, सोचों को भी ज़ख़म ज़ख़म करे और ख़्यालों को भी लहू लहू। यही तरबियत तो दी है अम्मी जान ने मुझे, और आज यही तरबियत ही है जिसने सर पर साइबान ताने रखा हुआ है और पैरों के नीचे से ज़मीन को सिरकने नहीं दिया। इस सोच के साथ ही वो पुरसुकून होकर मसरूफ़ हो चुकी थी। काम तो वही मामूल के थे, बस फ़र्क ये था कि वो वहाँ थी जहाँ किसी और का होना ज़्यादा सजता था। अम्मी जी, आप कैसी बहू थीं? मेरा मतलब है आपकी सास के आपके साथ ताल्लुकात कैसे थे? रवायती किस्म के या वैसे जैसे मेरे आपके हैं? पूर्वा ने धुले बर्तन रैक पर तरतीब से रखते हुए पूछा। खुश दिली उसके हर अंदाज से ज़ाहिर थी। तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात कैसे हैं, पहले ये तो बताओ। फरीदा बेगम ने, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी सब्ज़ी बना रही थी, बात टालने की गरज से उल्टा उसी से पूछा। उनका अंदाज़ भी हमेशा की तरह दोस्ताना था, लबो लहजा हमवार और ख़्याल मरबूत थे। एक उम्र गुजार कर हाथ आया था ये ठहराओ। बहुत अच्छे, दोस्ताना, रवायती रवैयों से बिल्कुल मुख्तलिफ, पूर्वा ने झट बताया। मैं वाकई खुश नसीब हूँ अम्मी जी कि मुझे सास के रूप में आप मिली। गोया मैं तुम्हारी बहुत अच्छी सास हूँ, उन्होंने मुस्कुरा कर देखा। पूर्वा के लबो लहजे में घुली शीरनी उनके दिल में मौजूद मोहब्बत का प्याम दे रही थी। जी, और साथ ही मैं भी आपकी बहुत अच्छी बहू हूँ, वो भी जवाबन खिलखिलाई। हूँ ना अम्मी जी? अब वो तायद चाह रही थी। हाँ बेटी, तुमसे मुझे कोई शिकवा नहीं है। शिकवा तो मुझे नाजिश से भी नहीं था, मगर वो अगले ही लम्हे उदासी से बोली, मगर चुप हो गईं। दानिस्ता, नाजिश भाभी बाकी सबके साथ तो बहुत फ्रेंडली हैं, खुदा जाने आपके साथ बात करते वक्त वो इतना रूड क्यों हो जाती हैं। उसने साफ गोई के साथ तज्जिया पेश किया। वो सास का गुरेज साफ महसूस कर चुकी थी। सास तो सिर्फ मैं हूँ ना, इसलिए। एक उदास सी मुस्कान उनके लबों पर दर आई। कसूरवार ये रिश्ते नहीं होते बहू, बल्कि इनसे वाबस्ता तरह तरह की बातें होती हैं। फिर हर औरत अपने ज़र्फ़ और मिजाज के हिसाब से उनकी रोशनी में अपने रवैये मुतय्यन करती है। कुछ आंखों देखी मिसालों का असर होता है तो कुछ सुनी सुनाई बातों का रद्द-ए-अमल। फ़र्क अलबत्ता सारा अपनी अपनी समझ का होता है। कोलो फेल का तज़ाद ही असल बिगाड़ की जड़ है। वो बहुत हकीकत पसंदी के साथ अपना नुक्ता नज़र मुशाहिदाती तनाजुर में पेश कर रही थी। खुदा जाने मेरे बेटों ने कौन सा असर ज़्यादा कबूला था। बस आजकल तो यही दुख उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वैसे अम्मी जी, आपने बात बहुत खूबसूरती के साथ गोल की है। मैंने कुछ पूछा था आपसे। पूर्वा ने सब्ज़ी बनते ही टोकरी उनके हाथ से ले ली। मैं बना लेती हूँ, तुमने सुबह से मुझे कुछ नहीं करने दिया। अब तुम आराम करो, मैं बाकी का काम भी देख लेती हूँ। उन्होंने उठकर सिंक में जाकर हाथ धोए। अपने घर के काम करने में भला कैसी थकन। उसने शौक़ी से उनकी कही बात जताई। वैसे अम्मी जी, अब तो डिसाइड हो चुका है ना
कि शाम का काम आपने करना है। बहरोज़ की मौजूदगी में मोहतात रहूँगी, वरना दिल तो मेरा उस वक्त भी आपके पास आकर हाथ बटाने को चाहता है, मगर बहरोज़ के रवैयों ने उलझा दिया है मुझे। झुंझलाहट साफ जाहिर थी उसके अंदाज में। खुदा जाने कैसे वहम पाल रखे हैं उन्होंने। दिल ही दिल में दुहाई दी, तुम बहुत अच्छी हो बेटी, इसलिए मेरा ख्याल दामनगीर रखती हो। खुदा तुम्हें सदा सुहागन, सुखी और आबाद रखे। फरीदा बेगम के दिल से बेसाख्ता ही दुआएं निकलने लगीं उसके लिए। अम्मी जी, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे तो नहीं लगता कि आप अपनी सास की अच्छी बहू नहीं होंगी। ख्वामख्वाह बहरोज़ हवा से लड़ने पर तुले रहते हैं। अब के वो मुतजस्सिस सी उनके करीब आकर बैठ गई। मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ अम्मी जी, मगर मानते ही नहीं हैं वो। बेबसी उसके लहजे से अयां थी। तुम बहुत समझदार हो बहू, इसलिए मेरी एक नसीहत याद रखना। शौहर को कभी भी बहू और सास के दरमियान नहीं आने देना, क्योंकि नुकसान हर दूसरी सूरत में औरत को ही उठाना पड़ता है, कभी बहू ही के रूप में तो कभी सास के रूप में। वो रसानियत से समझाने लगी। मैं समझी नहीं अम्मी जी, उसने उलझकर पूछा। तुम बहरोज़ से मेरे मुतल्लिक मत उलझा करो। मैं उसकी माँ हूँ, जानती हूँ वो किन खदशात का शिकार है, किस हवा से लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। बहरोज़ भी इन्हीं उलझनों के जाल में ख़ुद को फंसा कर भूल गया था कि माँ तो कभी भी औलाद का बुरा नहीं चाहती। नाजिश के लिए तो बनी बनाई भी साथ थी, बस चंद मोहरे खेले उसने और जीत गई। मगर तुम बहुत मुख्तलिफ हो उससे, इसलिए ख़ुद भी उलझन का शिकार हो। आखिर में उन्होंने मुस्कुरा कर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। इतना तजस्सुस भी अच्छा नहीं होता। बताएं ना अम्मी जी, वो कौन से खदशात हैं जिन्होंने बहरोज़ को ऐसा कर दिया है। आप और अब्बू जानी दोनों इतना ख्याल रखने वाले, प्यार देने वाले तो हैं, फिर भी। अब उसने वाजिया जानना चाहा था, बावजूद उनकी तंबीह के। वो गहरा सांस भरकर चंद लम्हे सोचों में डूब गईं। बहू, तुम पूछ रही थी ना कि मेरे अपनी सास के साथ कैसे ताल्लुकात थे। उन्होंने तमहीद बांधी। जी। पूर्वा ने उठकर फ्रिज में से टमाटर वगैरह निकाले। ख्याल था साथ साथ काम भी निपटता जाए तो अच्छा है। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। हदीस नबवी है कि मुर्दों की बुराइयां मत बयान करो। तो बहू, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना कि वो बहुत मुश्किल औरत थी। बहैसियत सास के उन्होंने सब रवायती सलूक मेरे साथ रवा रखे थे जो उनसे मुमकिन हो सकते थे, मगर खुदा गवाह है मैंने कभी उनको पलट कर जवाब नहीं दिया था, कभी उनकी हुक्म अदूली नहीं की थी। हर छोटे से छोटा कदम भी मैं उनकी इजाज़त के साथ ही उठाती थी। मैंने हमेशा उनका एहतराम किया, उन्हें अपना बड़ा समझा और माना। लम्हे भर को वो रुकीं और माजी की यादों में खोसी गईं। ये तमाम तज़किरे वो बहू को नसीहत की खातिर कर रही थी। उनकी दूसरी बहुएं कैसी थीं? पूर्वा ने मज़ीद जानने के लिए पूछा। वो जो कहते हैं ना कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो बहू मैं चूँकि साबिर थी, सो वो मुझ पर ही हर बार आजमाती थी। मैं शायद गरीब घर की थी इसलिए, या फिर शायद उनके बेटे की पसंद से आई थी, इसलिए। बहरहाल जो भी था, उनकी दूसरी बहुएं हालांकि उनकी भतीजी भांजी थीं, फिर भी उन्हें कम ही खातिर में लाती थीं। खैर छोड़ो ये किस्से, जो गुजरी खैर हुई, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या हासिल। अम्मा की ये बात जो ज़िंदगी भर मेरे लिए फ़ायदा मंद रही, वो बताती हूँ तुम्हें। फरीदा बेगम ने गहरा सांस भर कर सर झटका और बहुत मोहब्बत के साथ सास की अच्छी अच्छी बातें याद कर कर के उसे सुनाने लगी। ये जो मैं इतने अच्छे अच्छे खाने पकाती हूँ ना, तो ये सब मुझे अम्मा ने ही सिखाए थे। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए काफ़ी बेपरवाह सी थी और इतना कुछ सीखा भी नहीं था कि माँ बाप ने पकड़कर शादी करवा दी। ये तो अम्मा जी की मेहरबानी थी कि मैंने जल्द ही इतना कुछ उनसे सीख लिया। उनका लबो लहजा गवाह था कि वो उनकी कितनी मशकूर रही होंगी। आपने भी दिलचस्पी पैदा की होगी ना अम्मी जी, वगरना कहाँ मुमकिन था ऐसा। पूर्वा ने पूरी दिल जमाई के साथ सालन भूनते हुए पूछा। आपको याद होगा अम्मी जी, मेरी शादी पर मेरी एक कज़न रबिया आपी से मिली होंगी आप, ताया की बेटी हैं वो, उसने याद करवाया। हाँ याद आया, जो बेचारी अपने बच्चों को संभालने में ही हलकान हुई जा रही थी, अपना खाना पीना सब भूला हुआ था उसे। जहन पर ज़रा ज़ोर देते ही याद आ गया उन्हें। जी जी वही। पूर्वा बेसाख्ता हंस पड़ी। उसे भी उनकी वो हैयत कज़ाई याद आ गई थी शायद। उनका भी आप वाला ही केस था।
मगर वो छोटी नहीं बल्कि इकलौती थीं। मगर शादी के बाद भी ज़रा दिलचस्पी नहीं ली उन्होंने। ताई अम्मी का भी यही ख्याल था कि सर पर पड़ेगी तो सब सीख लेगी, मगर जनाब उनके सर पर क्या पड़ी, उन्होंने तो ख़ानदान भर को सर पर उठा लिया। ओह माय गॉड, आपको क्या बताऊं अम्मी जी, हर रोज़ एक नया शोशा छूटता था ताई अम्मी के यहाँ। वो मज़े ले लेकर बताने लगी। फरीदा बेगम भी हनूज़ मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे सुन और देख रही थी। बड़ा मुकम्मल, घरेलू और बेहद खूबसूरत मंजर था। दोनों सास बहू ने अपनी हल्की फुल्की बातों से तमाम माहौल को खुशगवार बनाया हुआ था। एक्सक्यूज़ मी लेडीज़, अचानक ही अबू जानी ने आकर दोनों को चौंकाया। मुझे आपकी कंपनी तो मैसर नहीं, मगर एक कप चाय चाहिए थी। वो तो मिल जाएगी ना, कब से अकेला बोर हो रहा हूँ। खामखा दोनों शर्मिंदा हो गईं। बिल्कुल अब्बू जानी, मैं अभी बना देती हूँ। पूर्वा ने तो जल्दी से चूल्हे की आंच कम करके दूसरा चूल्हा जला दिया। बेगम, अब कुछ गपशप हमारे साथ भी हो जाए। कब से जियो देख देख कर अकेले ही जिया जा रहा हूँ। हालांकि साथ जीने मरने का वादा है हमारा, नादिर साहब ने कदरे झुक कर उनके कान में कहा, तो उन्होंने झट उन्हें परे धकेला और खड़ी हो गईं। पूर्वा, मैं भी पीऊँगी चाय, और आप चलें, मैं ला रही हूँ चाय, बहू को कहकर मियाँ को बाहर का रास्ता दिखाया। खशमगी नज़रें मुस्कुराते लबों के साथ उन्हीं की तरफ थीं। हाय अम्मी जी, मैं भी कितनी फजूल हूँ, अब्बू जानी का तो ख्याल ही नहीं रहा। आपको अपने साथ बातों में लगा लिया और वो अकेले बोर होते रहे। पूर्वा ने जो शर्मिंदगी महसूस की साफ गोई से बयान कर दी। कोई बोर वोर नहीं हो रहे थे, बीवी नहीं तो टीवी सही। मैं वहाँ बैठी हुई थी ना, तो खाक लिफ्ट करवाते मुझे, यूं ही बन रहे थे। कभी जियो, कभी बीबीसी, कभी कुछ। रिमोट हाथ आ गया है, बोरियत भाग गई है, बड़े मज़े से हैं वो। फरीदा बेगम ने गोया अगली पिछली तमाम भड़ास निकाल ली अपनी। अंदाज हनूज़ शौक था। पूर्वा ने मुस्कुराते हुए उन्हें सुना और 2 कप चाय ट्रे में रखकर उन्हें पकड़ाई। अब ऐसा भी नहीं है अम्मी जी, अबू जानी तो बहुत केयरिंग हैं। हाँ, ये तो है। वो एक मोहब्बत भरी नज़र उस पर डालकर मुस्कुरा दी और फिर यही खुशगवार और दिलचस्प बातें सोचते हुए गुनगुनाते लबों के साथ उसने दोपहर का खाना तैयार किया। अलीज़ा, ज़रा 2 कप चाय तो बना कर लाना। सास की आवाज़ पर सिलाई मशीन पर झुकी अलीज़ा ने सर उठाकर वॉल क्लॉक की जानिब देखा। 12 बज रहे थे। अब उठना ही चाहिए, बच्चों के आने तक किचन समेटा हुआ हो तो सुकून रहता है। जी अम्मा, अभी लाती हूँ। उसने कैंची उठाकर दराज में रखी और अनसिला कपड़ा समेट कर एक तरफ किया। कमरे से बाहर आकर पता चला कि कोई आया है। अम्मा जी के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। लगता है ज़ुबैदा खाला आई हैं। आवाज़ पहचान कर क्या साराई की। फिर तो चाय के साथ कबाब भी तलने चाहिए। केक भी पड़ा हुआ है, कल ही बेक किया था। शुक्र है बच्चों ने थोड़ा बचाया है। उसने जल्दी जल्दी ट्रे में बर्तन लगाए और चाय दम होते ही उसे उठाकर अम्मा जी के कमरे की तरफ आ गई। ए हमीदा, अब तो खुश हो ना तुम अपनी बहू से, बड़े शिकवे थे तुम्हें उससे, बड़े ताने देती थी तुम। ज़ुबैदा खाला की आवाज़ पर उसके बढ़ते कदम गोया साकित हो गए। इंसानी फितरत है कि वो अपनी गैर मौजूदगी में होने वाली अपनी बातों को सुनना चाहता है ताकि उसका दिल सही जजमेंट हासिल कर सके, दूसरे की सच्ची राय जान सके। और देखा जाए तो दिले नादान की ये ख्वाहिश कुछ इतनी बेजा भी नहीं हुआ करती। अरे बहन, तुमसे क्या पर्दा, अलीज़ा तो शुरू से ही बहुत अच्छी बहू थी। कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने मुझे, जो कहा वैसा किया। बेटा जो पहले अकल खरा था, शादी के बाद तो मानो ऐसा फर्मा बरदार बन गया है मेरा कि क्या बताऊं। अम्मा के लहजे में फ़ख्र बोल रहा था। तो फिर वो बातें क्या थी भला? ज़ुबैदा खाला ने गाल पर उंगली रखकर ताज्जुब से देखा। अरे ज़ुबैदा, वो तो दिल की भड़ास निकालती थी मैं। आबदा के साथ अलीज़ा का भी नाम आ जाता था बस, वरना सारी आग तो उस आबदा ने लगाई हुई थी मेरे घर में। अब देखो कितना सुकून है मेरे घर में। तुम जानो वो किस माँ की बेटी थी, घर अलग करने का पूरा प्रोग्राम बना कर आई हुई थी वो तो। ठंडी आह भर कर वो लम्हा भर को रुकी, आते ही मेरे फर्मा बरदार से बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जाने कौन सा तावीज़ घोल कर पिला दिया था उसे, देखा नहीं था कैसी आंखें दिखा रहा था मुझे। अभी उसके बाप की जुदाई का ज़ख्म खाए हुए थी मैं, साल भर बाद ही अलग हो गया। हाय ज़ुबैदा, क्या बताऊं तुझे कितना दिल जलाया है मेरा उस आबदा ने। खुदा उसे भी ऐसी ही बहू देगा ना, तब आंखें खुलेंगी उसकी। अभी तो बड़े जोम में फिर रही है,
کہ अपनी अलग राजधानी बसा ली है मैंने। माँ के कलेजे पर हाथ डाला है, 2 भाइयों में जुदाई डाली है उसने। अब वो बाकायदा रुंधी हुई आवाज़ में दुखड़े रोने लगी। सब्र करो बहन, मेरा हाल तुम्हारे सामने है। मैं भी इन्हीं ज़ख्मों से चूर चूर हूँ, मगर आस पर ज़िंदा हूँ। दुआ करो खुदा मुझे तुम्हारे जैसी अलीज़ा जैसी बहू मिला दे, ताकि बाकी का बुढ़ापा तो सुकून से गुजरे। वो आजकल अपने तीसरे नंबर बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी। खुदा बड़ा मेहरबान है ज़ुबैदा, यकीनन मैंने अपनी सास के साथ कोई नेकी की होगी कि मुझे अलीज़ा जैसी बहू मिली, वरना सोचो मेरा बुढ़ापा और अकेलापन दोनों मेरी जान ले लेते। उनका अंदाज़ साफ मोतरफाना था। चाय ठंडी हो जाने का ख्याल आते ही अलीज़ा दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ अंदर आ गई। ऐन उसी वक्त अम्मा जी दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ कर रही थीं और ज़ुबैदा खाला मलोलो उदास उनका चेहरा तक रही थी। अस्सलामुअलैकुम खाला। अलीज़ा ने ट्रे वही बेड पर दोनों के दरमियान में रख दी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, कैसी हो बेटी? बच्चे कैसे हैं? दानियाल मियाँ का क्या हाल है? ज़ुबैदा खाला ने एक ही सांस में तमाम अहवालनामा पूछ लिया। अल्लाह का शुक्र है खाला, सब खैरियत है, आप सुनाएं? अलीज़ा ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ पूछा और साथ ही चाय सर्व करने लगी। अम्मा जी, आपका ज़ुकाम लगता है फिर बढ़ रहा है। आज सुबह दानियाल से कह रही थी मैं कि आपका मंथली चेकअप भी होना है। कह रहे थे ऑफिस से फ़ोन करके टाइम ले लूँगा डॉक्टर से। उन्हें चाय का कप देकर बताने लगी। हाँ अच्छा किया, घुटने का दर्द भी अब चलना फिरना दूभर कर चुका है, उसका भी पूछ लूँगी कुछ। वो अब मुकम्मल रिलैक्स होकर चाय पी रही थी। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला फ़िक्रा उसे बार बार याद आ रहा था। और उस लम्हे अलीज़ा को यूँ लगा कि आज कुदरत ने मेरे सब्र का समर दे दिया है। वो जो नादीदा गलतियों की पादाश में सुनना पड़ता था और नाकर्दा किए का भुगतना पड़ता था, वो सब मेरे सब्र के साथ मल्टीप्लाई होकर सिफर हो चुका है और अब आइंदा की आसानियाँ मेरा हासिल जमा है। दिल ही दिल में वो अपने रब की शुक्रगुजार और अपनी माँ की मशकूर थी कि जिसने हर हर कदम पर अपनी तरबियत के बेहतरीन होने का यकीन दिया था और नेक नियति के जुगनुओं को मुट्ठी में दबाकर रखने की बजाय खुला फिरते रहने का दरस दिया था, ताकि अमल के ज़रिए उनकी रोशनी फैलती रहे। और आज जो हर तरफ चिरागां लग रहा है, वो अम्मा जी का दिल जीतने का मज़हर है। वो दिल से तो कायल थी ही, आज उनका एतराफ़ चंद जुमलों की सूरत सुनकर नादानिस्ता ही सही मेरा दिल कितना शांत हो गया है। मेरे हौसलों को नई कुमक मिल गई है और जज्बों का एक नया जहान सा आबाद हो गया है। गोया दानियाल भी सही कहते थे, अम्मा ज़बान की तेज़ है मगर दिल की बुरी नहीं, बस ज़रा दिलो ज़बान को हमाहंग होने दो। अलीज़ा ने ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करते हुए खुश दिली से सोचा। होना तो ये चाहिए था कि फ़रीदा बेगम बहुत सख्त गिर किस्म की सास बनती, बहुओं के हर काम में ऐब निकालती, उनके उठने बैठने और आने जाने पर कड़ी निगाह के साथ निगरानी रखती। वो जो अक्सर सुनने में आता है कि मैं भी जब सास बनूंगी ना तो गिन गिन कर बहू से बदले लूँगी, ये ज़र्री ख्याल एक औरत तब अपने दिमाग में जागुज़ी करती है जब बात हद से सिवा होने लगती है। जाने कब से ये सिलसिला जारी है और इस सिलसिले का ये सफ़र बदले के इस धारे में कब से बदला कौन बता सकता है, मगर ताहाल ये कई अशकाल बदलने के बाद भी अभी तक बह रहा है। अगर हर औरत अपने अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे तो इस पर यह हकीकत मुनकशिफ होगी कि वो तो खुद पर ही हर लम्हा जाल फेंक रही है, आप ही अपने आप को फंसा रही है। ना तो वो चाल उल्टी चल रही है और ना ही कोई चाल उलट पड़ रही है, बस वक्त का चक्कर पूरा होने की देर है और उसने आप अपने दाम में कैद होना है। कितनी अजीब फ़िलॉसफ़ी है ये और कितनी मज़का खेज़ सी सिचुएशन। तसव्वुर की आंख से देखकर, समझ की ज़ुबान से सुनकर यूं ही तो महसूस होता है, और ये भी 100% दुरुस्त नहीं कि हर नस्ल का हर जहन यही सोच रखता हो। अपनी नस्ल की एक नुमाइंदा सोच फ़रीदा बेगम भी रखती थीं। उन्होंने यही सोच रखा था कि वो एक अच्छी सास बनने की पूरी कोशिश करेंगी। वो माजी को नहीं दोहराएंगी। हर ज़ख़म सहने के बाद मुस्कुराकर उसकी शिद्दत कम करना तो उन्हें खूब ही आ चुका था, सो ये ख्याल भी उन्हें नामुमकिन नहीं लगता था। वो एक अच्छी उम्मीद का बीज अपने दिलो दिमाग में बोकर अपने आंसुओं से उसकी आबियारी कर रही थी, मगर कुदरत को शायद उनके मज़ीद इम्तिहान मकसूद थे। उनके दुख सुख के हर लम्हे का साथी भी अपनी शरीके ज़िंदगी के साबिर और समझदार होने का कायल था।
ان کی تمام زندگی کھلی کتاب کی مانند ان کے آگے عیاں تھی، جس کا ظاہر و باطن ایک تھا اور خدمت جس کا شعار تھا۔ آج وہ بھی وقت کے اس پلٹے پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ فریدہ بیگم نے تو گلاب بوئے تھے، یہ ببول کیسے اگائے؟ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ بے چین و بے قرار ہو اٹھتے تھے۔ علیزہ ان کی پہلوٹی کی اولاد، پڑھی لکھی اور سمجھدار، خوبصورتی اور معاملہ فہمی میں اپنی ماں کی تصویر، اپنے گھر میں نہایت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ بیٹی کی شادی کے بعد جو ہی مہروز نے اپنی تعلیم مکمل کی اور خوش قسمتی سے اسے جلد ہی بہت اچھی جاب بھی مل گئی، تو ماں باپ کی فطری خواہش نے ان کے دلوں میں ہلچل سی مچا دی، اور یوں نازش ان کی اور مہروز کی مشترکہ پسند سے ان کے گھر کو رونق بخشنے آ گئی۔ پیاری سی من موہنی صورت والی نازش نے جلد ہی مہروز کے دل میں براجمان ہو کر اس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ نازش، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور یہ تم کس کے کہنے پر کر رہی ہو؟ یقیناً امی نے کہا ہوگا تم سے، مہروز نے ڈسٹنگ کرتی بیوی کو درستی سے کہا، اور ساتھ ہی پاس بیٹھی اخبار پڑھتی ماں کو دزدیدہ نگاہوں سے گھورا۔ ارے آپ آ گئے؟ نازش نے ایک ادائے بے نیازی کے ساتھ اس کا استفسار گول کر دیا۔ اور جناب اس وقت کیسے، خیریت تو ہے نا؟ اب وہ اس کی بے وقت آفس سے واپسی پر حیران ہو رہی تھی۔ ہاں خیریت ہے، اس نے گویا بادرے ناخواستہ اپنا دھیان ہٹایا، اور تم یہ دوبارہ مجھے ماسی بنی ہوئی نہ نظر آؤ۔ اس نے ڈسٹنگ کا کپڑا اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینکا۔ بیوی اور نوکرانی میں فرق ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس نے نازش کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف مڑنے سے پہلے ماں کی طرف دیکھتا۔ امی، ابو جانی کو یہ بات شاید معلوم نہیں تھی، مگر میں اچھی طرح اس فرق کو جانتا ہوں۔ برائے مہربانی آپ بھی جان لیں یہ بات۔ اخبار تہہ کرتے ان کے ہاتھ بیٹے کی بات سن کر ساکت ہو چکے تھے، جبکہ نادر صاحب پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ یہ بیٹا کیسی چوٹ کر گیا تھا؟ کیا اسے یہ حق حاصل تھا؟ مہروز، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنی مرضی سے، نازش نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے شوہر کو جتایا۔ لیو دس ٹاپک نازش۔ ایک ثانیے کو اس نے اس کی آنکھوں میں تنبیہی تاثر انڈیلا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس سسر پر ایک بے تاثر نظر ڈال کر وہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی، جبکہ فریدہ بیگم شوہر سے نظریں چراتی اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو خود پر عیاں ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر کچن میں جا چکی تھیں۔ اور پھر گزرتے وقت نے نازش پر یہ واضح کر دیا کہ مہروز اپنی ماں سے نالاں رہنے لگا ہے، اس بات پر کہ وہ اس کی بیوی پر جا بجا حکم چلاتی ہیں اور اپنی ساس کے کیے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ وہ نازش سے لے رہی ہیں۔ فریدہ بیگم ششدر سی رہ جاتی تھیں بیٹے کا یہ رد عمل دیکھ کر۔ ان کا تو اپنا بیٹا ہی شادی کے بعد سے غیر بننے لگا تھا، پھر بھلا وہ اس غیر لڑکی سے کیا آس لگاتی جو ابھی بھی اس گھر کے ماحول اور شوہر کے علاوہ ہر رشتے کے لیے اجنبی تھی۔ وہ بارہا بیٹے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوششیں کرتی رہیں، مگر نتیجہ ندارد۔ وہ جو نازش کو معمولی سا کام کہتے ہوئے بھی 100 بار سوچا کرتی تھی، وہ بھی اب چھوڑ چکی تھی۔ نازش کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم بس مہروز کے کام کرنے کے علاوہ اور کچھ مت کیا کرو۔ صفائی اور برتن وغیرہ دھونے کے لیے ماسی آتی تھی، جبکہ اس کی غیر حاضری والے دن بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راوی چین ہی چین لکھتا، مگر سراسر اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ روز بروز خواہ مخواہ کی ٹینشن کریٹ ہو کر ماحول کو مقدر کرنے لگی تھی۔ نادر صاحب چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر ہی ہوتے تھے، وہ بھی سائے دن کی کل کل سے چڑ گئے تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ فریدہ بیگم کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی، نتیجہ ان کی کوششوں کی سراسر نفی کرتا ہوا نکلتا تھا، اور ایسے ہی ایک دن ان پر انکشاف ہوا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ ایک دفعہ کے شک کو تو انہوں نے فوراً ہی جھٹک دیا تھا، مگر یکے بعد دیگرے اسی طرح اور نوعیت کے واقعات نے ان کے شبہات کو یقین میں بدلا، تو وہ چونک گئی۔ نازش ہی تھی جو دونوں ماں بیٹے کی نفسیاتی الجھنوں کا سرا پا کر انہیں آپس میں الجھائے ہوئے تھی۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہروز اس پر مطمئن ہو جائے کہ امی جی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر رہی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے اس گھر میں رہنا چاہتی تھی جہاں صرف وہ اور مہروز ہوں، کوئی تیسرا چوتھا نہ ہو۔ وہ ہر بات کو غلط رنگ دے کر شوہر کے آگے پیش کرتی، اور وہ جو پہلے ہی بدگمانی کا شکار تھا مزید اکھڑ بنتا چلا گیا، اور یوں 4 ماہ بعد ہی وہ کمپنی کی طرف سے ملنے والے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ ماں باپ حیرت و صدمے سے گنگ رہ گئے۔
बहरोज़ बड़े भाई के इस इकदाम पर एक नए ज़ाविये से सोचने पर मजबूर हो गया और नतीजतन शादी होने से पहले ही उसने माँ पर वो वाज़िया कर देना ज़रूरी समझा जो महरोज़ शादी के बाद उन्हें बताने और फिर ना मनवाने की सरीख गलती कर चुका था। तभी तो वो अलग हो गया था। बीवी के साथ इंसाफ करते करते वो इन वालदैन के साथ ज़्यादती कर गया था जिन्हें उफ तक कहने का हुक्म नहीं। अम्मी, आप अपनी सास के बदले मेरी बीवी से नहीं लेंगी, नौकरानियों वाले काम उसे करने को नहीं कहेंगी और कभी कहीं भी आने जाने पर नहीं टोकेंगी। अगर मैंने ये सब फील किया तो फिर उसने दानिस्ता अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी। जानता था कि माँ एक तजर्बे की रोशनी में इतना कहा ही बहुत अच्छी तरह समझ जाएगी। ये नहीं था कि उन्हें अपनी माँ से मोहब्बत नहीं थी या उसका एहतराम नहीं रहा था उनके दिलों में। बात दरअसल ये थी कि वो शुरू से ही अपनी माँ को दादी के ज़ेरे अताब देखते हुए आए थे। जब से उन 3 बहन भाइयों ने होश संभाला था तब से ही ये बात उनके दिलो दिमाग में पैवस्ता हो चुकी थी कि दादी अम्मा जो कहती थी बाआवाज़े बुलंद कि भाई मैं तो बहू के साथ वैसी ही हूँ जैसी मेरी सास मेरे साथ थी, मुझे जो मिला वही लौटा रही हूँ, आखिर अपने रिश्ते ज़ख्मों पर मरहम भी तो रखना है ना मैंने। अलीज़ा तो समझदार होते ही माँ की सहेली बन चुकी थी और फरीदा बेगम ने अपनी बातों से अपने अमल से उसके जहन में पला ये गलत ख्याल खुरच डाला था। इस खुली हकीकत का जो जहर उसके मासूम दिलो दिमाग में भर चुका था वो उसके असर को ज़ायल कर चुकी थी। बेटी थी, जल्द ही माँ की गमगुसार और दोस्त बन गई, जबकि महरोज़ और बहरोज़ की सोचों का उन्हें इल्म ही ना हो सका। वो तो माँ को नौकरानी की तरह हर अदना से अदना काम करता देखने की आदी थे, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते। बड़ा दिल चाहता कि दादी को मना करें कि वो अम्मी पर यूं हाकिम जाबिर की तरह हुक्म ना चलाएं, मगर माँ की बुज़दिली और बाप की चश्मपोशी ने किसी भी पेश रफ्त से रोके रखा। कभी अपनी हौसला अफजाई ना देखकर वो भी अपने ख्याल और सोच में पुख्ता होते चले गए और उसी सोच की पुख्तगी और करख्तगी ने आज ये दिन तलू किया था। महरोज़ अलग हो चुका था, जबकि बहरोज़ उसके नक्श कदम पर कदम जुमाने का तहैया किए हुए था। मगर कुदरत को फरीदा बेगम पर तरस आ ही गया। नाजिश से कतन मुख्तलिफ मिजाज और सोच की हामिल थी पूर्वा। बहरोज़ आज बड़े दिनों बाद मूड में था। बाहर लॉन में पाइप उठाकर गुलाबों की झाड़ियों को पानी दे रहा था। छुट्टी का दिन था, लिहाजा बड़ा रिलैक्स सा था। शलवार के पाइंचे चढ़ाए अपने मनपसंद काम में मशगूल था। गुनगुनाहट का वॉल्यूम रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा था। जभी तो चाय लाती पूर्वा ने लाउंज के दरवाजे से निकलते ही सुन लिया था। बेसाख्ता मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो उसके सामने थी। जनाब, आसपास इतने गुलाबों मोतिये खिले हुए हैं, फिर भी? उसने ट्रे टेबल पर रख दी और एक कुर्सी पर टिक गई। हाँ, फिर भी। उसने एक शौक नज़र अपनी महबूब बीवी पर डाली। चलोगी ना मेरे साथ? चाय देखकर उसने पाइप लॉन में छोड़ा और कुर्सी संभाल ली। सोचूंगी, पूर्वा ने शरारत से आंखें घुमाईं। व्हाट? बहरोज़ ने आंखें दिखाईं जो मारे हैरत के खुल गई थीं। शोहर के साथ चलने के लिए भी सोचने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है, वो हनूज़ शरीर लहजे में बोली। अच्छा, तो फिर मैं भी आज शाम के प्रोग्राम के बारे में सोच लेता हूँ। ख्वाम ही तुम्हारे कहने में आ गया था, वो भी उसी टोन में आकर बोला। आज शाम उनका शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम था। बहरोज़, दिस इज़ चीटिंग, पूर्वा ने चीख कर उसके घुटने पर मुक्का मारा। दिस इज़ नो चीटिंग मैडम, दिस इज़ नहले पे दहला। उसका कहकहा बेइख्तियारो बेसाख्ता था। पूर्वा खफगी भरी नज़रों से देखने लगी। मुंह फुला लिया था उसने। चाय चाहिए? शोखो शरीर गुनगुनाहट थी। पड़ी हुई है, ले लीजिए जनाब, वो भी खफगी वाले अंदाज में जवाबन गुनगुनाई। आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से उठाकर दीजिए जनाब, वो भी आज मूड में था। ये लीजिए जनाब। कप उसे पकड़ाकर वो जाने लगी। अरे अरे, पूर्वा स्वीट तो खफा हो गई जनाब। बहरोज़ ने बरवक्त ही उसकी कलाई पकड़ ली और कप वापस ट्रे में रखा। इतनी सी बात पर इतनी नाराज़ी? मैं तो मजाक कर रहा था जाने मन। अब उसके दोनों हाथ उसके हाथ में थे, जिनकी मजबूत और तहफ़्फ़ुज़ बख्शती पनाह उसके दिल को शाद कर देती थी और साथ ही प्यार भरे लम्स की नरमी जज्बों को आँच देने लगती थी। वो फ़ौरन ही पिघल गई। सच कह रहे हैं ना? वो एक अदाए दिलबरी से बोली। पक्का वाला वादा किया था आपने। वो हमेशा ही शॉपिंग पर ले जाने वाले मामले पर डॉज दे जाता था, इसीलिए वो मशकूक हुई। यस, मुझे अपना वादा याद है, उसने सरे तस्लीम खम किया। पूर्वा,
चाय ठंडी करवा दी बातों में लगाकर। सामने से आते अब्बू जानी को देखकर वो फ़ौरन सीधा हो बैठा। उफ़, कितना बनते हैं आप। चाय आपकी बातों की वजह से ठंडी हुई है जनाब। उसने भी अपनी टोन हमवार की। लाएं दें, गरम करके लाती हूँ। अब्बू जानी, आप भी दूसरी प्याली लेंगे? उसने नादिर साहब के बैठते ही पूछा। नहीं बेटी, मूड नहीं, उन्होंने इर्द गिर्द की क्यारियों पर नज़र डालते हुए कहा। वो ट्रे उठाकर अंदर चली गई। अब्बू जानी, क्या बात है, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बहरोज़ बोला तो वो गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगे। क्या बात है अब्बू जानी, खैरियत तो है ना? वो उनके यूं देखने पर मुतज़ब्ज़ब हो गया। खैरियत तो है बेटा, मगर उन्होंने हुंकारा भरते हुए बात अधूरी छोड़ दी। शायद वो कहने ना कहने से मुतल्लिक सोच में थे। मगर क्या? अब के बहरोज़ साफ उलझ गया। बहरोज़, तुम्हारी माँ महरोज़ की वजह से बहुत परेशान रहती है। कितने कितने दिनों बाद तो वो मिलने आता है, और वो भी खड़े खड़े मिलकर चला जाता है। बच्चों को तो कितने अरसे से मिलाने तक नहीं लाया, खुद हमें अपने यहाँ आने का कहता तक नहीं। तुम आखिरी बार कब मिले हो उससे? उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में कहा। बहरोज़, जो मुसलसल ताइदन सर हिला रहा था, उनके इस्तफसार पर चौंक गया। तभी जब वो यहाँ आए थे, आई थिंक हफ्ता 10 दिन तो हो गए होंगे। पूर्वा चाय का एक ही कप हाथ में पकड़े आई और बहरोज़ को थमा दिया। पूर्वा, तुम्हारी तो नाजिश भाभी से बात होती रहती है, तुम उन्हें अपने यहाँ आने के लिए नहीं कहती हो क्या? बहरोज़ ने उससे पूछा तो वो ठिठक कर अबू जानी की तरफ देखने लगी। तफक्कुर व परेशानी उनके चेहरे से हवीदा थी। उधर अम्मी जी का भी यही हाल था। खुदा जाने महरोज़ भाई इतने संगदिल कैसे हो गए हैं। कोई भला यूं भी अपने माँ बाप को फरामोश कर देता है? बिला वजह बेसबब इतने चाहने वाले माँ बाप को जो अपनी हर आती सांस के साथ उन्हें याद भी करते हैं और दुआ भी देते हैं। उसने गहरा सांस भरा। जी, कल ही तो बात हुई है मेरी भाभी से। वो लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और महरोज़ भाई गालबन इस्लामाबाद गए हुए हैं अपने ऑफिशियल ट्रिप पर, इसीलिए कई दिनों से चक्कर नहीं लगा उनका। उसने अब्बू जानी को बताया तो बहरोज़ को भी अचानक ही याद आया। हाँ अब्बू जानी, वो लास्ट टाइम बता तो रहे थे अपने जाने का। अच्छा, उन्होंने ताइदन सर हिला दिया। पूर्वा बेटी, ज़रा सास के कमरे में तो झांकना, अभी तक सोई हुई हैं या उठ गई हैं? असर का वक्त निकला जा रहा है, साफ लग रहा था। उन्होंने दानिस्ता मौजू बदला है। जी अब्बू जानी। वो फ़ौरन ही मुड़ गई। मैं उन्हें भी यही बुला लाती हूँ। पूर्वा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? पोछे के लिए बाल्टी में से कपड़ा नचोड़ते हुए उसके हाथ जहाँ थे वहीं थम गए। बौखलाकर खड़ी हो गई। वो एक्चुअली बहरोज़ मासी 4 दिनों से नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत सफाई खुद ही कर लूँ। घर बहुत गंदा हो रहा था ना, स्पेशली ये लाउंज और कॉरिडोर। बौखलाहट में वो बेतकान अपनी सफाई पेश करने लगी। अम्मी जी के कहने पर कर रही हो ये सब? वो जांचती नज़रों से घूरने लगा। उसने दिल ही दिल में कुड़कर सोचा, नहीं तो। वो फ़ौरन ही बाल्टी को परे खिसकाकर फोल्ड हुई आस्तीन सीधी करने लगी। उन्हें तो पता ही नहीं, वरना आपसे पहले वो खफा हो जाती। और जनाब, ये आज आपने अचानक छापा मारा है या किसी काम की वजह से इस वक्त आ गए हैं? उसने यूं ही बिला इरादा पूछा। छापा? तो गोया इस तरह की एक्टिविटीज़ डेली रहती हैं तुम्हारी। बहरोज़ ने कमाल होशियारी से उसका लफ्ज़ पकड़ लिया तो उसने ज़ेरे लब धत तेरे की कहकर ज़बान दांतों में दाब ली। कम ऑन बहरोज़, ये खालिस घरेलू काम है, अगर मैं करती रहती हूँ तो क्या अनहोनी हो गई? उसने हद्दुल वसा बेपरवाही से कहा, मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी बेपरवाही का मुजाहरा करना महंगा पड़ गया। सख्त कड़ी नज़रों का सामना था उसे। इत्तफाक से उसी वक्त अम्मी जी भी अपने कमरे से निकली थी। वो सारा मंजर देखकर दरवाजे पर ही रुक गईं। बी ईज़ी बहरोज़, आप खफा तो ना हो? वो मासूमियत से बोली। चलो जाओ, फ़ौरन नहा धोकर चेंज करके आओ, आज हम लंच बाहर करेंगे। अचानक ही वो नॉर्मल होते हुए नरमी से बोला तो उसने अपने तने आसाब को ढीला छोड़ा। ओके बॉस, अभी आई, 10 मिनट में। वो सीधी कमरे की तरफ बढ़ गई तो वो भी उसके पीछे ही चला आया। पूर्वा, आइंदा मैं तुम्हें ये मासियों वाले काम करते नहीं देखूं, अंडरस्टैंड? उसके वाशरूम में जाने से पहले कंधों से थाम कर तंबीहन कहा तो वह मसलहतन चुप ही रही और महज मुस्कुराकर सर हिला दिया कि वक्त का यही तकाजा था। सारी ज़िंदगी अम्मी जी को ऐसे कामों में उलझाए रखा था दादी अम्मा ने कि उन्हें सफाई का जुनून था, और अब अम्मी जी वही कुछ
अपनी बहू के साथ करके अपने बदले चुका रही हैं। उसने तल्खी से सोचा, मैं तो उनके एहतजाज ना करने पर भी चिढ़ा करता था, तो अब क्यों कर खामोश रह सकता हूँ। वो तेज़ी से कमरे से निकला और अब उसका रुख माँ के कमरे की तरफ था। बहरोज़, कल आपने अम्मी जी से क्या कहा था? रात को हस्बे मामूल सोने से पहले उसके लिए दूध का गिलास लाकर साइड टेबल पर रखा और मुड़कर दूसरी तरफ से आकर बैठी तो सरसरी पूछा। ऐसे पूछने का मतलब किताब पर से नज़रें हटाकर भवें उचकाकर उसे देखा। वो कल से बहुत चुप चुप हैं, मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही। सुबह तो उनका बीपी बहुत शूट कर गया था। मैं और अब्बू जानी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का सोच रहे थे। उसने लब कुचलते हुए फिक्रमंदी से बता दिया। वो कुछ बता भी नहीं रही, बस चुपचाप बैठी जाने क्या क्या सोच रही हैं। और तुमने समझ लिया कि मैंने कुछ कहा है। वो साफ नज़रें चुरा गया था, मगर पूर्वा ने देखकर गहरा सांस भरा। कल लंच पर चलने से पहले आप उनके कमरे से निकले तो मैं उन्हें खुदा हाफिज़ कहने गई थी। मुझे तो वो तभी ठीक नहीं लग रही थी। उसने बगौर देखते हुए पूछा तो वो गड़बड़ा गया मगर खामोश रहा। बहरोज़, आप आखिर दिल से ये बदगुमानी निकाल क्यों नहीं देते? वो शोहर की मिजाज आशना थी, उसके हर अंदाज को पढ़ने परखने वाली। फ़ौरन मामला समझ में आ गया। क्या मतलब? वो किताब साइड टेबल पर रखकर उसकी तरफ मुड़ा। यह लम्हाती वक्फा उसे बीवी का सामना करने के लिए तैयार कर चुका था। अम्मी जी बहुत अच्छी हैं बहरोज़, उन्होंने कभी मुझ पर कोई हुक्म नहीं चलाया, मुझे किसी काम के करने पर जोर नहीं दिया। वो तो बहुत स्वीट हैं, बहुत ही अच्छी, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। उसके लहजे में सास के लिए प्यार ही प्यार झलक रहा था, बल्कि उनसे भी ज़्यादा। वो काम ना करने पर डांट भी दिया करती थी। हैरत है, एक बहू सास की इतनी तारीफ़ कर रही है। उसने मसनूई हैरत का इजहार किया। शायद खुद को कवर करना मकसूद था। नहीं, हैरान कुन बात यह है कि एक बहू एक बेटे को कायल करने के लिए ऐसा कह रही है। पूर्वा ने साफ गोई से कहा तो वो जिज़बिज़ हो गया। वो पहले मेरी माँ हैं, माँ की मोहब्बत तो थी दिल में, ये बात भला कहने वाली है। बस वो बीवी की हक तलफी भी किसी तौर नहीं चाहता था। पूर्वा ने उसकी बात की तस्दीक या तायद करने की बजाय बहुत प्यार के साथ उसका हाथ थामा। अम्मी जी बहुत बड़े दिल की मालिक हैं, बहुत आला ज़र्फ़। वो ऐसी नहीं है जैसा आपने फ़र्ज़ कर लिया है। वो ख़ुद को अपनी सास से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित करने के लिए ही नाजिश भाभी से नहीं लड़ी और उन्हें चुपचाप अलहदा होने दिया। आपने नोट किया है वो महरोज़ भाई के जाने के बाद से कितनी चुप चुप रहने लगी हैं। हर वक्त उनकी फ़िक्र सताती रहती है उनको। और अब आपके ये रवैये। वो खफा खफा नज़रों से उसे देखने लगी। वो खौफज़दा है बहरोज़, अगर आप भी उन्हें छोड़ गए तो। वो बेख्तियार नज़रें फेर गया और गहरा सांस भरकर कुछ कहना ही चाहता था कि पूर्वा ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अपनी माँ के लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं कहते बहरोज़। बहुत आहिस्तगी से बोलकर उसकी आंखों में झांका। आप जानते हैं अलीज़ा भी बहुत अच्छी बहू है, अपनी अम्मी की तरह, और मुझे यकीन है कल जब वो सास बनेगी तो भी अपनी अम्मी की तरह ही होगी। हर इंसान अपने जहन से सोचता है बहरोज़। अंधी तकलीद करने वाले दरअसल नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं और वक्त उन्हें उसकी सज़ा ज़रूर देता है, जबकि नई राहें तलाशने वाले ना सिर्फ मुनसिफ होते हैं बल्कि काबिल तकलीद भी होते हैं। अम्मी जी भी उन्हीं काबिल तकलीद लोगों में से हैं, काबिल फ़ख्र, काबिल सताइश। आप उन्हें मेरी सास के रूप में मत देखें, सिर्फ अपनी माँ जाने। आपको यही ज़ेब देता है बहरोज़। वो बहुत सुलझी हुई, साफ़ और वाज़िया बातें कर रही थी। वो भला क्यों ना समझता, बेटे तो माँ का मान होते हैं, उनका मान तोड़ते ज़रा नहीं जचते। अचानक ही उसे पूर्वा पर बेतरह प्यार आ गया और उसका दिल अपनी खुशबख्ती पर नाज़ा होने लगा। जो बातें अपनी माँ के लिए खुद उसे कहनी चाहिए थीं वो उसके मुंह से सुन रहा था। आप पुरसुकून होकर मेरी बात पर गौर करें बहरोज़, आपको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। अब वो उसके कंधे से लगी, उसे खुद एहतसाबी का हौसला दे रही थी। वो उसकी खामोशी को समझ भी रही थी और महर बलब कैद सदाएं भी सुन रही थी। मैं नाजिश भाभी नहीं हूँ जो आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहने दूँ। आई लव यू पूर्वा, बेसाख्ता ही उसके लबों से निकला और लबों ने स्याह घनेरी छाँव को छू लिया और लबों ने स्याह घनेरी घटाओं को छू लिया तो पूर्वा ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद लीं। अम्मी जी, नई नस्ल की हिम्मतें बढ़ाने के लिए आपकी नस्ल का साथ ज़रूरी है। नए रास्ते तलाशना कुछ इतना नामुमकिन व मुश्किल भी नहीं। रिश्ते तभी तो मजबूत होते हैं ना जब इनमें एतमाद, मान और मोहब्बत का यकीन भर दिया जाए। मोहब्बत को अंधा नहीं होना चाहिए बल्कि इसकी तो चार आंखें होना चाहिए।
ताकि नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की ज़रा सी भी गुंजाइश बाकी ना रहे। इन्हीं मोहब्बतों का मान ही तो असल रिश्ता होता है। अगर सास अच्छा साबित होने के लिए कोशां हैं तो फिर बहू को भी खुद एहतसाबी करना होगी। क्या सोचने लगी? बहरोज़ ने थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। दिल की अच्छाई नूर बनकर चेहरे को चमका रही थी। उसका दिल मचल उठा सभी चेहरे की तमाम तर जाज़बियत को अपने अंदर समो लेने के लिए। यही कि आज से आप मुझे अम्मी जी की बेटी समझेंगे, बहू नहीं। उसने खुशदिली से बोलकर उसकी आंखों में झांका। ओके जनाब, जो आपका हुक्म। वो हंस पड़ा और तेज़ी से अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ा, उनसे माफ़ियाँ जो मांगनी थीं। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।